हिमाचल सरकार का खजाना खाली, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की कटेगी सैलरी। कोविड महामारी का दिया गया हवाला, सरकार ने जनता से भी मांगा सहयोग। ऑक्सीजन के संकट पर राज्यों में तकरार, हरियाणा सरकार का दिल्ली पर बड़ा आरोप। राजधानी से फरीदाबाद जा रहा टैंकर लूटा गया। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से बड़ा हादसा, अस्पतालों में खत्म हुई ऑक्सीजन, 22 मरीजों की मौत। देश में ऑक्सीजन की खपत बढ़ी, पहले के मुकाबले खपत में 4 गुना इजाफा। पानीपत में औद्योगिक इकाइयों के लिए भी सप्लाई की गई बंद। 1 मई से होने वाली वैक्सीनेशन से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने की कोविशील्ड की कीमत की तय। प्रदेश सरकारों को 400 रुपए तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी डोज। देश में बड़े स्तर पर हुई कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। वैक्सीन बर्बाद करने वालों में हरियाणा दूसरे नंबर पर तो पंजाब का तीसरा नंबर। हरियाणा में 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने किया गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। शिक्षा मंत्री बोले स्टाफ को भी फिलहाल स्कूल नहीं बुलाने का फैसला। प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, फिर सता रहा है लॉकडाउन का डर। सरकार और प्रशासन कर रहा है नहीं जाने की अपील। कोरोना के प्रकोप से शादी के सीजन में बढ़ी मुश्किलें, प्रशासन की परमिशन के लिए भटक रहे हैं लोग, करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल में गर्मी में भी सर्दी का एहसास, अप्रैल में फिर बदला मौसम, चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, तापमान में आई गिरावट। किन्नौर में मलबा गिरने से सड़क बाधित, वाहनों की लंबी कतारें, सड़क बहाली का काम जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो गया है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का अब वेतन कटेगा। क्लास 1 और क्लास 2 के कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। श्रेणी 3 और श्रेणी 4 की जो कर्मचारी है उनकी सैलरी से 1 दिन का वेतन कटेगा। स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी का वेतन हालांकि नहीं कटेगा। कोविड महामारी का हवाला सरकार ने दिया है। सरकार ने जनता से भी सहयोग की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड में सहयोग के लिए कहा है। जयराम सरकार ने बकायदा इसके लिए अकाउंट नंबर भी जारी किया है। कोविड महामारी के दौरान हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो गया है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की अब सैलरी काटी जाएगी, जिसके लिए क्लास 1 क्लास 2 के कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन कटेगा। इसके अलावा क्लास 3 क्लास 4 के लिए 1 दिन का वेतन काटे जाने का फरमान जारी हुआ है। हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। कोविड महामारी का सरकार ने हवाला दिया है, लोगों से अपील की है कि सहयोग करें सरकार का। और हिमाचल के लोग कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड में अपना योगदान दे सकते हैं। जयराम सरकार ने अकाउंट नंबर जारी किया है। मेरे सहयोगी शिमला से रणवीर सिंह जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। रणवीर, पहले से ही सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही थी और अब सीधे सीधे बोलते खजाना खाली है, अधिकारियों का कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला हुआ है, लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है, क्या हालात हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह से के अभी हालात बने हैं, सरकार ये कह रही है, लगातार ये कह रही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है इजाफा करना है। इसके पीछे जो है इन आदेशों में हवाला दिया गया है और साफ इसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से ये स्थिति उपजी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देने वाली है, हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारियों की संख्या है वो 3.5 लाख से ज्यादा है। ऐसे में काफी पैसा इकट्ठा होगा
और जो सॉलिडेरिटी फंड बनाया गया है जी। उसमें भी जो है सहयोग मांगा गया है। और यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही और बोझ जो है जनता पर डाला जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से ये कोविड-19 की वजह से लोगों की माली हालत जो है ठीक नहीं है। कहाँ तो सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। हालांकि ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए ये जो है ये फैसला सही नहीं माना जा रहा है। कुछ संगठन जो है सरकारी कर्मचारी संगठन आगे आके जो है सहयोग की बात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस कदम का, लेकिन इसमें एक राहत की बात स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए है। लेकिन जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर माना गया, पुलिस विभाग, उन्हें भी जो है छोड़ा नहीं गया है, उनकी सैलरी से भी पैसे काटे जाएंगे। जी, शुक्रिया रणवीर जानकारी के। तो हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो गया है और कोरोना महामारी का हवाला देकर लोगों से सहयोग की अपील की, साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भी काटा जाएगा। अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर गई है और देश के बड़े डॉक्टर इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा एक बार वो सुनिए। We said the first thing to do is to contact a doctor. There are multiple ways of doing that. You may have your own doctor. You may have a vicinity doctor, or as you may have seen, all of our hospitals, I represent Vedanta, Dr. Shetty does Narayana, that we have apps which says Vedanta COVID app, or all the hospitals have, and all the cities have also actually designed the app, and the government also has it as an app. So you can get advice on the closest doctor. Let them understand your symptoms and your age and your comorbidities and the severity of your symptoms, and then advise you what to do. So there are three possible scenarios that can emerge from here. One is the fact that you are not sick so much that we don't expect you to recover at home, that the treatment can be started at home right away, and monitoring at home can be done, and you have given guidelines of what medicines to take, and the medicines will vary according to the need of the individual. That's why you need a doctor to understand your symptoms and your other comorbidities and other things, and then prescribe. So that is what we call home care or home quarantine. In case you do not have enough space in the house to isolate yourself, then we have quarantine centers where one can be admitted and care taken, like isolation there, and also your oxygen and all that can be measured there. So these are places where you can not only be, if you don't have isolation at home, but if you are mid-level symptoms, you can go, and all of our hospitals have established these facilities, quarantine facilities, in hotels or guest houses next to our hospital, where you will be monitored real time on a daily basis. If by perchance things deteriorate, we can always bring you into our hospital. That way the channel is clear that you do not seek a hospital admission if it is not necessary or out of panic. Let the doctor guide you where you belong according to all the questionnaire that you have answered. So then if those are people who have drop in oxygen, the CT scan is showing high score, or we all feel that, look, and all the doctors have the protocols, that according to the protocol we feel that you have to be admitted, only then you should be brought into the hospital. So I would like to at this point say there are certain things in behavior pattern which we must do. So you've already been. तो देश के 3 बड़े डॉक्टर इस वक्त जानकारी दे रहे थे किस तरीके से अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो क्या एहतियात बरते जाएं, किस तरीके से हल्के सिम्टम आने पर आप घर में ही अपना इलाज करवा सकते हैं। नौबत जब अस्पताल जाने की आए तभी आप अस्पताल जाएं, क्योंकि अब कोरोना पीक पर है, इसकी वजह से अस्पतालों में पहले से भारी भीड़ है। अगली खबर का रुख करेंगे। ऑक्सीजन की मारामारी के बीच सियासत भी जोरों पर है। ऑक्सीजन के संकट पर राज्यों में तकरार है। प्रियंका गांधी
मोदी और रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन के निर्यात पर घेरा, तो अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली से फरीदाबाद जा रहे उनके ऑक्सीजन टैंकर को लूटा है। इस तरह के हालात से निपटने के लिए अब ऑक्सीजन टैंकर को हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। एक तरफ कोरोना के कोहराम के बीच देश में वैक्सीन की कमी चिंताएं बढ़ा रही है, तो इस बीच एक नई जानकारी ने हैरान कर दिया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल तक देश में करीब 45 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी हैं। इस बर्बादी में हरियाणा, पंजाब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग दवाइयों और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है। खबर है कि 11 अप्रैल तक देश में करीब 35 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। खास बात है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में 5 राज्य सबसे आगे हैं। वैक्सीन को लेकर दायर हुई एक आरटीआई में जवाब मिला है कि राज्यों के उपयोग में आए 10.34 करोड़ वैक्सीन डोज में से 44.78 लाख डोज बर्बाद हो गए। ये जानकारी उस वक्त आई है जब देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी, पर कुछ राज्यों ने बेहिसाब वैक्सीन की बर्बादी की। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि देश में 11 अप्रैल तक 44.78 लाख वैक्सीन डोज बर्बाद हो चुके हैं। तमिलनाडु में वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा है। यहाँ 11 अप्रैल तक 12.10% खराब हो चुकी। दूसरे नंबर पर 9.74% के साथ हरियाणा है। इसके बाद पंजाब में 8.12, मणिपुर में 7.80, तेलंगाना में 7.55% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप पर वैक्सीन बर्बादी नहीं हुई। वहीं इस बर्बादी पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। ये ऐसे खराब नहीं हुई। जे 30 लाख में से 1 लाख जहाँ 1,60,000 डोज खराब हुई, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है। इतनी की परसेंटेज आमतौर पे होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब, ये भी तो देखो पंजाब काम कितना अच्छा कर रहा है। आज हरियाणा में हाहाकार है, दिल्ली में हाहाकार है, हर स्टेट में, गुजरात में हाहाकार है, महाराष्ट्र में हाहाकार है, पर पंजाब में हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सर ये वैक्सीन खराब हो रही है की कारण है? कोई टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में उसमें क्या होता है कि भी कई बार क्या ऐसा होता है कि भी जैसे कोई टेम्परेचर हो गया प्लस जो लगा रहा है उसके पास वो सिरिंज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाती है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने तो ये तक कह दिया कि ये आंकड़े सही नहीं है, और शिक्षा मंत्री को भी ये आंकड़ा
सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। हरियाणा की व्यवस्थाएं इतनी खराब नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीन खराब हो। हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है और मुझे इस बात पर शक है कि ये जो आंकड़े हैं सही है। दुनिया भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की बात करें तो किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में 10% तक वैक्सीन बर्बाद होती है। लेकिन डॉक्टरों की राय यह है कि कोविड का मामला अलग है। जिस रफ्तार से ये फैला है उसे देखते हुए एक भी डोज को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए था। साफ है इतनी बड़ी महामारी है, जिम्मेवार लोगों को अपनी कथनी करनी में संजीदगी दिखानी चाहिए। बता दें कि देश में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो गया था। देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार आगामी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर करनाल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। शमशान घाट में कतार लगी है, जो संकेत है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो हालात और भयानक हो सकते हैं। अराउंड 400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पर अभी जो है कुछ रिपोर्ट्स और आनी हैं, जो कल की टेस्टिंग हो रही है, तो अभी इवनिंग तक इसकी पूरी डिटेल आएगी। केसेस काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके अतिरिक्त अभी तक 5 डेथ की जो है पिछले 24 घंटे में उसकी भी इंफॉर्मेशन आई है और उसकी अभी ऑफिशियली जो उनकी सारी जांच करी जा रही है। इसके अतिरिक्त उनमें से एक केसेस ऐसे भी हैं जो करनाल से नहीं, करनाल के बाहर के हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स मोर्टेलिटी भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बढ़ी है, तो इसलिए सभी से ये फिर अनुरोध करता हूँ कि बहुत सावधानी बरतें, बहुत सीरियसली इस सारी चीज़ जो कोविड की सिचुएशन है। कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। हरियाणा में हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन मजदूरों के दिल में लॉकडाउन का डर है कि अगर लॉकडाउन लगा तो फिर क्या होगा। करनाल से प्रवासी मजदूर वापस घर जा रहे हैं। निजी बसों में मजदूर अपने घर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को आखिरी विकल्प रखें। प्रशासन भी प्रवासी मजदूरों को समझा रहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, सब सही है, आप अपना काम करें जहां कर रहे हैं। लेकिन प्रवासी मजदूरों में डर है कि लॉकडाउन लग गया तो फिर यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए घर जाकर अपने परिवार वालों के पास रहना चाहते हैं। मेरा नाम है सदाम हुसैन, मोतिहारी जिला जा रहे हैं हम। और यहाँ पे जो हो रहा है बस स्टैंड है यहाँ का, और सारे बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि हमें जाना है घर, तो कह रहे हैं जा रहे हो, क्या है मन में? मम्मी पापा घर पे है, अपने मम्मी पापा छोड़ के कोई बाहर आता है, कोई घर पे रहता है। मम्मी पापा के मतलब यहाँ पे बंद हो गया, हमें थोड़ी खाना थोड़ी खिला सकता है मुझे, तो हम जा रहे हैं इसीलिए घर। सर अभी तो हम कोई काम से जा रहे हैं, ठीक है, बाकी देखो लॉकडाउन लगने के बाद क्या होता है, इससे पहले तो कोई खबर नहीं बता सकते हैं। डर है कहीं ना कहीं लॉकडाउन? हाँ डर तो है, पीछे भी लॉकडाउन ऐसे हुआ था, जो मान लो इतने तरीके वो होगा, उसके बाद एकदम से लॉकडाउन लग गए थे। ये तो है क्या पता सब पलट जाए रात में। एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शादियों का सीजन है। जिनके घरों में शादी है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की परमिशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। ऊपर से शादी में रिश्तेदार कम बुलाने हैं, वो अलग से आफत है। दरअसल करनाल के जिला सचिवालय में अब उन लोगों का तांता लगा रहता है जिनके भाई बहन बेटा बेटी की शादियां हैं, क्योंकि प्रशासन ने इस बात के लिए सख्त आदेश दिए हैं कि जिनके परिवार में शादी है वो परमिशन के बिना कार्यक्रम ना करें। इंडोर कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की परमिशन मिलेगी, वहीं ग्राउंड में घर पर फंक्शन करने के लिए 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये ध्यान में जरूर रहे कि सब नाइट कर्फ्यू लगने से पहले खत्म हो जाए।
सर ये परमिशन लेने के लिए आए हैं, ब्रदर की मैरिज है तो उसकी परमिशन लेने के लिए आए हैं। जैसे कि अब प्रोग्राम जैसे रात का था, अब हमें दिन का करना पड़ रहा है, तो इसकी परमिशन लेने के लिए आए हैं। जैसे कि गैदरिंग के लिए कितने पर्सन के अलाउ के लिए परमिशन लेने के लिए आए हैं। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस दिक्कत ये आ रही है कि परमिशन लेनी पड़ रही है और कुछ जैसे कि ज़्यादा बंदों की अरेंजमेंट थी वो कम बंदों। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।